हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो we'll be discussing very important and very simple statistical technique, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, अर्थात स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक उदाहरण के साथ और बहुत साधारण शब्दों में हम आपके साथ याद चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की परिचर्चा की। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं किसी टेस्ट के माध्यम से या कोई भी तरीके से अगर हम डेटा लेते हैं तो उसको मुख्य रूप से हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, पैरामीट्रिक और गैर पैरामीट्रिक। अब कौन सा डेटा पैरामीट्रिक है, कौन सा डेटा गैर पैरामीट्रिक है? तो जो मेजरिंग स्केल होते हैं वो चार है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। याद रखें जो पहले वाले जो दो स्केल है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, अगर डेटा आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पर कलेक्ट किया गया है तो वो डेटा तभी एनालिसिस हो पाएगा जब उस पर गैर पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और इंटरवल और रेशियो स्केल पर कलेक्ट किया गया डेटा अगर हमें एनालिसिस करना है तो उसको हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। लेकिन इसके साथ एक अहम कड़ी और जुड़ी हुई है। अगर डेटा आपका इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल पर है लेकिन फिर भी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता है तो भी हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स पर नहीं लगा पाए। इन दो चार बिंदुओं का हमें ख्याल रखना जरूरी है। अब इनके बीच में स्पीयरमैन रैंक अंतर विधि वो कहां से आ गया और वो कहां लगाया जाता है। अगर किसी डेटा को हम रैंक दे सकें तो उस समय हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहां इस्तेमाल करते हैं? हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब दो वेरिएबल्स के बीच में हमें एसोसिएशन या कोरिलेशन या सहसंबंध अगर देखना है तो हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस विधि का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें डेटा क्रम में होना चाहिए, उनको रैंक दिया होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट इन इंग्लिश। Now, broadly speaking, the collected data can be classified into two major categories. That's the parametric statistics and the non-parametric. Remember, there are four measuring scales: the nominal scale, ordinal scale, interval scale, and the ratio scale. When your data is collected on nominal or the ordinal scale, that time we use the non-parametric test to assess that data. And when the data is measured on interval scale or the ratio scale, we use the parametric statistics. But there is one rider with that. Though the data is on the interval and the ratio scale, but before we employ or use the parametric test, we must ensure that our data meets the assumptions of normal distribution. We use the Spearman rank difference method when we use to assess the correlation between the two variables when the data is in the rank or the ordinal form. Now, स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि का उपयोग करने के लिए आवश्यकताएं और उसकी कुछ विशेषताएं कि क्या क्या उसकी जरूरत है, कि कहां पर किस डेटा पर हम स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी क्या क्या कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली बात, स्पीयरमैन कोटि अंतर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सहसंबंध गुणांक, उसको हम ग्रीक अक्षर रो RHO जो कि P जैसा दिखाई देता है,
अगर P को इटैलिक करते हैं हम तो वैसा हमें दिखाई देता है, वो रिप्रेजेंट करता है, उससे दर्शाया जाता है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, मान है, वो -1 और +1 के बीच में ही रह सकती है, या -1 +1 भी हो सकती है। स्पीयरमैन कोटी अंतर सहसंबंध गुणांक चरों के बीच रैखिक संबंध, लीनियर रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो दो वेरिएबल्स का जो डेटा है, उन रैंक के बीच में जो कोरिलेशन है वो एक रैखिक है, ये स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट दर्शाता है। तभी हम स्पीयरमैन कोटी अंतर विधि का इस्तेमाल करेंगे जब डेटा क्रमिक पैमाने पर मापा हो, अर्थात उस डेटा को रैंक दिया जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि जब डेटा कलेक्ट किया गया हो तो रैंडम सैंपलिंग की गई हो और तब जाकर के डेटा कलेक्ट किया। अगर यादृच्छिक नमूना नहीं लिया गया है तो उस पर जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम उस पॉपुलेशन पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे जिससे हमने सैंपलिंग ली है। Now discuss these 2 points, that is the requirements and the salient features of SRD correlation. First one is that SRD correlation is represented by the rho, a Greek letter. It is just similar to the italicized P, which is the English letter. Then its value lies between the -1 and +1. It can be -1 and +1. Then SRD correlation coefficient represent the linear relationship between the variables. Both variables between which correlation is to be established with the help of the SRD, that is Spearman rank difference correlation method. The data must have an ordinal scale, that is, it can be given ranks. And the very important point is data must be collected on a sample that has been randomly drawn from the population of interest. If the sample has not been drawn randomly, certainly it will be difficult for us to generalize the results on the population from which the sample has been drawn. Now let us take an example. एक उदाहरण से हम समझते हैं कि स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। Now we have taken the data of 11 psychology major students on 2 variables, that is their memory and a socioeconomic status, and we want to see whether there is a association or the correlation between the memory and the socioeconomic status. अर्थात 11 विद्यार्थियों पर जो मनोविज्ञान के हैं, हमने 2 अक्षरों पर उनका डेटा लिया है, स्मृति और सामाजिक आर्थिक स्थिति। हम ये देखना चाहते हैं क्या स्मृति सामाजिक आर्थिक स्थिति से किसी प्रकार से संबंधित होती है। जब हमने डेटा लिया तो उसको हमने एक टेबल में डाला और जो स्टूडेंट्स के नेम है वो आपके सामने है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये आपका मेमोरी स्कोर है, ये आपका SCA स्कोर है। आसानी के लिए मेमोरी स्कोर को हमने X से रिप्रेजेंट किया है और SCA स्कोर को Y से। अर्थात हमने टेस्ट लगाया, मेमोरी टेस्ट, ये रिजल्ट उसके आए। कोई भी टेस्ट ले लीजिए, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, ओरिजिनल डेटा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है आपको समझाने के लिए। और SCA स्केल लगाकर जो हमारे पास डेटा आया वो ये है। सबसे पहला काम हमारा होगा इनको रैंक देना। The first step is to assign the rank to the data. So when we start, the lowest score will be given rank 1 and this way will keep on increasing the rank. अर्थात जो सबसे कम स्कोर है उसको हम रैंक 1 देंगे, उससे ज्यादा है उसको 2, इस तरह हम रैंक देते चले जाएंगे, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है। आप इस स्कोर में देखेंगे, मेमोरी स्कोर में जो 21 है वो सबसे कम स्कोर है, तो उसको हमने 1 रैंक दिया है। 21 के बाद 24 आता है, उसको हमने 2 रैंक दिया है। 24 के बाद आप देखेंगे 29 आता है, इसको हमने 3 रैंक दिया है।
इस तरह देते देते हमने देखा कि अंत में 48 का स्कोर आता है, इसको हमने 11 किया। और यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे SCS के लिए भी। The same procedure for the socio-economic status. So the lowest score is 9. So it has been assigned rank 1. Next one is the 10, rank 2. And this way, the highest score in the SCS category is 20, and that is given as the rank 11. So this way, you have to assign the ranks to your data. In the next step, we have to calculate the difference between the ranks. अर्थात हमें कोटि के बीच में अंतर की गणना करनी है। आसान है, इस रैंक से ये रैंक आप घटा दो, -3 आ गया। दिस वे 9 - 7 is a 2, 7 - 3 is a 4, 11 - 11 is a 0, then 2 - 9 is a -7. This way calculate the rank difference. इस तरह से हम क्या करेंगे, कोटि अंतर की गणना कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, कोटि अंतर के वर्ग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, डी स्क्वायर। बड़ी आसान है। जो हमारा रैंक डिफरेंस आया था, देखिए -3, 2, 4, 0, 7 समथिंग लाइक दैट, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 4 का 16, 0 का 0, -7 का 49। इस तरह से हमने क्या किया, सभी जो रैंक डिफरेंस के जो मूल्य आए थे उन सबको हमने स्क्वायर में परिवर्तित कर दिया, डी स्क्वायर को हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर्ड रैंक डिफरेंसेस। अर्थात जिन कोटि अंतर के मान को हमने वर्ग किया था, स्क्वायर किया था, उसको हम जोड़ लेंगे। सिंपल सी बात है। जो ये 9, 4, 16 ये सब आया था, इसको अगर हम टोटल कर लें तो इसका आंसर आता है 178। एक बार फिर बताता हूं, सबसे पहले रैंक दीजिए, फिर उन रैंक का आपस में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। आप कोई भी वेरिएबल इधर से उधर कर सकते हैं। आप y वाले में से x वेरिएबल के रैंक को भी माइनस कर, यू कैन इंटरचेंज दिस वे। फाइनली वी हैव टू स्क्वायर देम, then square the rank, then sum of the rank. रैंक को स्क्वायर करने के बाद उनको आप जोड़ लीजिए। इतना ही काम हमें करना है पीएमएन रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू, रो क्या है, यस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला है। अब समेशन डी स्क्वायर क्या है, हम निकाल चुके हैं। जो डिफरेंस आया था रैंक का, उसको स्क्वायर किया, उसके बाद जो हमने जोड़ दिया, वो जो वैल्यू है वो समेशन डी स्क्वायर की जगह में रखनी है। n क्या है, टोटल सैंपल। यहां पर हमारा कितना सैंपल था, 11। अब अगर हम अपने मूल्य को इसमें डालें तो क्या होगा। नाउ यू नो द फॉर्मूला इज रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n - n स्क्वायर -1। रो इज दिस पीएमएन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, समेशन डी स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, and n is the total sample, 11 in our case. Now just put up the values. अब आप जो वैल्यूज हमें आई हैं अपनी अपनी जगह पर आप रख दीजिए। हमने एक ही वैल्यू कैलकुलेट की है 178, so we have calculated only one value. Just replace these values. 6 into 178 divided by 11 into 11 square -1। साधारण सी बात है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 178 को, तो हमारा आंसर आता है 1068। और 11 इंटू 11 स्क्वायर -1 इसको अगर करते हैं 11 121 में से 1 और 11 गुणा में 120, तो हमारा 1320 आ जाएगा। और 1068 को हम 1320 से डिवाइड करते हैं। इफ वी डिवाइड 1068 by 1320, we'll get the answer is 0.809. Remember here, never to forget
सब्सट्रैक्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम 1। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, इस वैल्यू को ही लिखकर आ जाएंगे और वो 1 में से माइनस करना भूल जाते हैं। आपको इसे 1 में से माइनस करना है, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, यानी कि सहसंबंध गुणांक का मान हमें मिलेगा, और हमारे केस में जो आया है 0.0190। मैं अब यहां मानकर चल रहा हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। गुड। अब हमारा ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया, इसकी व्याख्या हम कैसे करें, हाउ टू इंटरप्रेट दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। याद करें, पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ ट्रेडिशंस हैं। There are some traditions I discussed in the previous video. You just look at that table. If our correlation coefficient is between 0 and plus minus 2, certainly it comes under the category of low correlation. अर्थात अगर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक 0 और प्लस माइनस 2 के बीच में आता है, तो हम कहेंगे कि जो सहसंबंध है दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो नगण्य है, नील के बराबर है, कोई फायदा है नहीं उसका। सो हमारी स्थिति में हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.109 आया है। तो दिस मीन्स देयर इज नो एसोसिएशन और द कोरिलेशन बिटवीन द मेमोरी एंड एससीएस, अर्थात सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और स्मृति के बीच में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति की स्मृति बहुत अधिक है तो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, ये कोई कोरिलेशन नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, स्मृति से कोई संबंध उसका नहीं। बहुत अमीर लोगों के बच्चों की स्मृति भी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत पुअर हो सकती है, और बहुत गरीब लोगों की बच्चों की स्मृति भी बहुत अधिक हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, कोई संबंध इसका नहीं है। इस तरह से हमें इंटरप्रिटेशन करना है। दिस वे वी हैव टू इंटरप्रेट आर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहां तक तो बात ठीक है, अप टू नाउ द पॉइंट इज ओके। इफ द रैंक्स आर टाइड, कई बार और बहुत बार और बार बार यही स्थिति आती है कि जो डेटा को, स्कोर को हमने रैंक दिया है, अगर 2 या 2 से अधिक स्कोर एक जैसे हो तो फिर हम उनको रैंक कैसे देंगे। दिस इज अ कॉमन सिचुएशन वी फेस ड्यूरिंग द रियल लाइफ डेटा एनालिसिस। उसका जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। It's a very simplest way. Now see this score. We have changed the score and remember this is a hypothetical data. कोई टेस्ट पर हमने नहीं लिया है। हम स्कोर को कैसे रैंक देंगे, देखो वही तरीका है। The lowest score will be given the first rank. See in the table. आप यहाँ देखिए कि जो सबसे कम स्कोर है उसको हमने 1 रैंक दिया है, उसके बाद उससे ज्यादा स्कोर को 2 रैंक, then the next higher 2, then rank 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फाइनली 11। रैंक हम ऐसे ही देंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है परिवर्तन की। दे दिया आपने रैंक। अब आगे आपको क्या करना है, जो जो स्कोर समान है उनके मिले हुए रैंक को आपस में जोड़ना है और फिर कितने हैं वो उनसे में भाग दे देना है। नई बात समझ में आई? कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके इसको आपको दिखाते हैं। जस्ट ऐड दी टाइड रैंक्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टाइज। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखेंगे इधर इन मेमोरी एंड एससीएस स्कोर certain scores that are equal. In memory we have 2 scores, that is 38 has come twice
Now see in the previous slide. In the previous slide, one of the 38 score is given in the rank 7 and the other 38 score is given in the rank 6. अर्थात एक 38 को हमने 7 रैंक दिया है और दूसरे 38 को हमने 6 दिया हुआ। अब करना कैसे है इसको, आप इस स्लाइड में देखिए। 6 और 7 को आपस में जोड़ करके 2 से भाग देना है। 2 से क्यों देना है कि जो 38 है वो 2 बार ही आया है। Add 6 plus 7, add both the ranks here and divide by the 2. Why 2? Because the score has repeated twice. And whatever be the outcome of this division, just write here. इस भाग से जो हमें मिलेगा वो रैंक आप दे दीजिए। और अगर ये स्थिति 3 बार आ जाए तो उसका भी एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। Now see in the SCS where the score 14 has come thrice. See, you will give rank as per the previous style. See in the previous slide. See, we have given the rank 1 14 4, other 14 6 and other 14 5. Okay? Now we have to do the same thing here. अर्थात हमने 14 को 4 5 और 6 स्कोर एक ही है, रैंक अलग अलग दिया हुआ है। फिर हमें टेक्निक क्या लगानी है, 4 यहां पर है देखो, 5 और 6 इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करना है। 3 इसलिए भाग करना है कि 14 3 बार आया है। सो यू हैव टू ऐड 4 5 and 6, that is 15, and divided by the 3. Why 3? Because 14 score has been repeated twice. And whatever be the answer, give the rank to that score. Simple. After that, same procedure. उसके बाद क्या है, वही तरीका, दोनों रैंक में से उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, उस डिफरेंस को स्क्वायर कर लो, देन ऐड दैट स्क्वायर डिफरेंस, उसके बाद उसको 6 से गुणा कर लो, देन डिवाइड दैट वैल्यू बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, जहां पर जितना आपका सैंपल हो, जैसे मैंने 11 लिया, और जो आंसर आए 1 में से घटा दो, आपका स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया, उसको इंटरप्रेट कर दो आप। So dear friends, this was the Spearman rank difference method that is used to calculate the correlation coefficient between the two variables where the data has been in ordinal scale. तो प्यारे दोस्तों, ये वो विधि थी जिससे हम स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं। So these are my references. अगर आपको और अधिक जानना है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में, तो आप ये 2 किताबें जरूर पढ़िए। इसमें मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूं, तो सिडनी सीगल की जो बुक है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स फॉर बिहेवियरल साइंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्ट रेफर दिस बुक इफ यू वांट gain mastery over the non-parametric statistics. दोस्तों, अगली हमारी परिचर्चा होगी product moment method of correlation. So our next discussion will be product moment method of correlation coefficient. Till that time, if you have any question and query, you can just drop a comment in my comment box, or you can write me an email. My email address is vermasujit@yahoo.com. अगर आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेरी या कोई क्रिटिकल कमेंट है, कोई जिज्ञासा है, तो आप मुझे अपनी कमेंट के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं vermasujit@yahoo.com. Thank you friends for watching. प्रणाम।